नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बंगाल में अपने ही फैसले पर घिरी बीजेपी सरकार की, कॉकरोच जनता पार्टी से डरी बीजेपी की, देखेंगे वंदे मातरम पर क्यों छिड़ा घमासान, नीट पेपर लीक मामले में एनटीए के बयान पर क्यों मचा बवाल, जानेंगे आरजेडी ने जेडीयू को लेकर क्या किया दावा, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश के 10 राज्यों की 24 सीटों पर राज्यसभा चुनावों का हुआ ऐलान। 18 जून को होगी वोटिंग। इसी दिन शाम 5 बजे होगी काउंटिंग। कांग्रेस नेता तिरुवंचूर राधाकृष्णन बने केरलम विधानसभा के नए अध्यक्ष। मिले 101 वोट। प्रोटेम स्पीकर जी सुधाकरन ने नहीं डाला वोट। आईआरसीटीसी मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का टला फैसला। अब 9 जून को आदेश सुनाएगा कोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। डब्ल्यूएफआई के पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू टूर्नामेंट से बाहर करने के फैसले पर लगाई रोक। कहा, खिलाड़ी के साथ बदले की भावना से नहीं किया जा सकता व्यवहार। और शेयर बाजार में तेजी। 231 अंकों की बढ़त के साथ 75,415 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 64 अंकों की बढ़त के साथ 23,719 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के फैसले सवालों से घिर गए हैं। पहले सरकारी अधिकारियों की मीडिया के सामने बोलने पर प्रतिबंधों को लेकर विवाद देखा गया, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और अब सीएम शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कई लोगों की नागरिकता खतरे में आ गई है। बीजेपी सरकार के फैसले पर भी बवाल मच गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विरोध के आगे झुकने पर फिर मजबूर होगी बीजेपी सरकार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त उथल पुथल देखी जा रही है। शुवेंदु सरकार के फैसलों को लेकर टीएमसी के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं और नतीजतन बीजेपी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। जी हां, 48 घंटे के अंदर ही शुवेंदु सरकार ने अपना हालिया गैग ऑर्डर वापस ले लिया। इस ऑर्डर के तहत सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को मीडिया से बातचीत करने और सरकार की आलोचना करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसे विपक्ष ने लोकतंत्र का गला घोटना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करार दिया था। ऐसे में सरकार को झुकना पड़ा। अभी इस मामले में विवाद थमा भी नहीं था कि अब सीएम शुवेंदु अधिकारी के नए ऐलान पर बवाल मच गया। दरअसल उन्होंने प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बताया कि नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत घुसपैठियों को अदालतों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनके इस फैसले पर टीएमसी भड़क गई। पार्टी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने लोगों को आगाह किया है कि अब उनकी नागरिकता भी छीनने वाली है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सिर्फ इसलिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, आप अपनी नागरिकता खो सकते हैं। साकेत गोखले ने शुवेंदु को बंगाल का अवैध सीएम बताते हुए उनके फैसले पर सवाल उठाया कि आखिर पुलिस ये कैसे तय करेगी कि कौन घुसपैठिया है। इसके तार एसआईआर से जोड़ते हुए उन्होंने आगे कहा, एसआईआर के दौरान 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। क्या इन 90 लाख लोगों को घुसपैठिया करार दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो एसआईआर अब नागरिकता की परीक्षा बन गया है। हमारी नेता ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही कहा था कि एसआईआर असल में एनआरसी का ही दूसरा रूप है। एसआईआर अब भारत के बाकी सभी राज्यों में भी शुरू होगा। बंगाल में वोटरों के नाम सिर्फ इसलिए हटा दिए गए थे क्योंकि उनके नामों में स्पेलिंग की छोटी मोटी गलतियां थीं। क्या पूरे भारत में भी ऐसा ही होगा? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। जरा सोचिए, सिर्फ इसलिए अपनी नागरिकता खो देना कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो जिस तरह साकेत गोखले ने शुवेंदु सरकार के इस फैसले को एसआईआर से जोड़ते हुए नागरिकता का मुद्दा उठाया है, उसके बाद बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल गहराते जा रहे हैं। एसआईआर को लेकर टीएमसी ने जो मोर्चा खोला था वो अब भी खत्म नहीं हुआ है और इस फैसले ने उनके एसआईआर के खिलाफ अभियान में तेजी ला दी है, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी सरकार में टकराव बढ़ना तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी टीएमसी के विरोध के आगे शुवेंदु सरकार झुकने पर मजबूर हो जाएगी? क्या वो अपना ये फैसला भी वापस ले लेगी? ये देखना होगा। बंगाल की बीजेपी सरकार अपने ही फैसले के चलते विरोध का सामना कर रही है, तो विपक्ष ने भी बीजेपी की परेशानी बढ़ाई हुई है। इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी सुर्खियों में है। सीजेआई सूर्यकांत के बयान के बाद ये पार्टी मजाक मजाक में बनाई गई थी, लेकिन उसे इतनी लोकप्रियता मिली कि उसने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। अब इसी पार्टी के बहाने तमाम विपक्षी दल बीजेपी को घेर रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है विपक्ष ने? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
सीजीआई सूर्यकांत ने हाल ही में एक बयान देते हुए बेरोजगार युवाओं, पत्रकारिता, आरटीआई एक्टिविज्म और कानून जैसे पेशों में आने वाले लोगों की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट से की थी, जिसके बाद भारी बवाल मचा और युवाओं ने एक पार्टी बनाई। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी ने सिर्फ 5 दिनों में इतने फॉलोअर्स कमाए कि बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। फिर खबर आई कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की कोशिश की गई। विपक्ष का कहना है कि कॉकरोच पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डर रही है, इसलिए ये सियासी हथकंडे अपना रही है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जुल्मी हुक्मरानों से कह दो कि आज बंदिशों में कब बंधा है इनकलाब। तो वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किया कि फांसीवाद लोकतंत्र नहीं, हमारी सरकार देश के युवाओं से इतनी डरी हुई है कि वो एक आभासी ऑनलाइन आंदोलन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कृपया समझें कि विपक्ष के रूप में हम प्रतिदिन कितनी चुनौतियों का सामना करते हैं। इतना ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी से डरी केंद्र सरकार को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, कॉकरोच जनता पार्टी ने 4 दिनों में इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स, ट्विटर पर 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स और 2 लाख से अधिक सदस्य हासिल कर लिए हैं, जिससे व्यवस्था के प्रति युवाओं का आक्रोश स्पष्ट हो गया। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे का हवाला देते हुए उनके खातों को ब्लॉक करने की कार्रवाई शुरू कर दी। सत्ता प्रतिष्ठान में व्याप्त भय। विपक्ष के इन बयानों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि अपनी सफाई में पार्टी क्या कुछ कहती नजर आती है। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, तो वंदे मातरम का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है, जहां तमिलनाडु में शपथ ग्रहण समारोह में इसके गायन को लेकर डीएमके ने तमिल अस्मिता पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूलों और मदरसों में इसे अनिवार्य करने के आदेश ने भी नया विवाद खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि ऐसा करके बीजेपी राज्यों पर अपना एजेंडा थोपने और स्थानीय भावनाओं को कुचलने का काम कर रही है। तो आखिर किस कोशिश में है बीजेपी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश में एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। मामला तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का है। पहले बात तमिलनाडु की करें तो यहाँ सीएम विजय ने हाल ही में अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। 23 नए मंत्री बनाए गए, लेकिन चर्चा मंत्रियों की नहीं हो रही है, चर्चा शपथ ग्रहण में बजाए गए गीत की हो रही है। दरअसल कार्यक्रम में तमिल राज्य गीत तमिल थाई वस्तु से पहले वंदे मातरम बजा दिया गया। अब इस पर मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके भड़क गई है। पार्टी ने इसे तमिल संस्कृति और भाषा का अपमान बताया। आपको बता दें कि ऐसा दूसरी बार हुआ है। डीएमके का सीधा आरोप है कि राज्य सरकार गवर्नर के दबाव में है। गवर्नर पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लग रहा है। सवाल यह है कि केंद्र सरकार आखिर चाहती क्या है? क्या राजभवन के जरिए राज्यों पर अपनी विचारधारा थोपी जा रही है? क्या इसके जरिए क्षेत्रीय भावनाओं को कुचलने की कोशिश है? वहीं पश्चिम बंगाल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। बंगाल सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया है कि अब राज्य के सभी स्कूलों और मदरसों में वंदे मातरम गाना जरूरी हो गया है। अब सवाल ये है कि बंगाल सरकार आखिर क्या साबित करना चाहती है? क्या वो ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने में जुटी हुई है? इस फैसले से वामपंथी दल भड़के हुए हैं और हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। तमिलनाडु में केंद्र सरकार गवर्नर के जरिए अपना एजेंडा थोप रही है, तो वहीं बंगाल में तो अब वैसे ही बीजेपी आ गई है, तो ये सारा काम वो खुद कर रही है। वंदे मातरम का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, तो नीट एग्जाम लीक मामले में शुरू हुआ विवाद भी थमता नहीं दिख रहा। विपक्ष और छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए मोर्चा खोला हुआ है। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच एनटीए ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि नीट का पेपर लीक हुआ है, जिससे यह मामला और गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में जनता और विपक्ष का आक्रोश थम नहीं रहा। अभी तक दिल्ली में एनटीए, मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही थी और अब ये रोष देश भर में फैल गया है। इसी कड़ी में 22 मई को हरियाणा के सिरसा में छात्र संगठन एनएसयूआई ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं यूपी की राजधानी में पेपर लीक मामले में सरकार के खिलाफ विरोध के सुर गूंजे। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने इसे पेपर लीक मानने से ही इनकार कर दिया, जिस पर विवाद और गहरा गया। दरअसल 21 मई को इस मामले में स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने की। इस बैठक में एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान एनटीए ने कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। यही नहीं, बैठक के अंदर लीक शब्द के इस्तेमाल को लेकर भी राजनीतिक घमासान छिड़ गया। विपक्ष का कहना था कि जब परीक्षा से पहले सवाल बाहर आ चुके हैं तो इसे लीक ही कहा जाएगा, जिसे सत्ता पक्ष के सांसद जल्दबाजी बता रहे थे। वहीं अब सवाल ये उठने लगे हैं कि जब पेपर लीक हुआ ही नहीं तो फिर इसे रद्द क्यों किया गया। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट किया
कि एक तरफ एनटीए ने पेपर रद्द तक कर दिया और दूसरी तरफ एनटीए अध्यक्ष ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। वे नहीं मानते कि नीट का पेपर लीक था। ऐसा लगता है कि राजस्थान सहित देश भर में बड़ी संख्या में लोगों के सड़कों पर आने के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। यानी साफ है कि एनटीए के एग्जाम लीक नहीं हुआ है वाले बयान ने इस मामले को और भड़का दिया है। हालांकि एनटीए ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि अगर सच में परीक्षा लीक नहीं हुई तो फिर ये री एग्जाम क्यों? इस मामले में अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। नीट को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है तो आरजेडी के एक दावे ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। आरजेडी ने दावा किया है कि जेडीयू 1 करोड़ रुपए हर महीने के रेट से राज्यसभा की सीटें बेचती है। पार्टी ने आरोप लगाया कि जेडीयू को यह तक नहीं पता कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उसके पास करोड़ों का चंदा कैसे और कहां से आ गया। वहीं पार्टी पर राज्यसभा सीटों की बिक्री का भी आरोप लगा है। तो कितनी सच्चाई है इन दावों में और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में जेडीयू और आरजेडी का टकराव एक बार फिर तेज हो चला है। आरजेडी ने जेडीयू पर अज्ञात लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड लेने का आरोप लगाया तो वहीं ये दावा भी कर दिया कि पार्टी को ये रकम राज्यसभा की सीटें बेचने के एवज में मिली है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि 6 साल के राज्यसभा के कार्यकाल के लिए हर महीने 1 करोड़ रुपए की वसूली की जाती है। आरजेडी ने पोस्ट किया, जेडीयू इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भूत प्रेत और भटकती आत्मा ने सैकड़ों करोड़ का चंदा दिया। हादसा यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद कोर्ट के निर्देश मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा यह पूछने पर कि आपको यह चंदा किसने दिया तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने चुनाव आयोग को बताया कि उन्हें नहीं पता ये चंदा किसने दिया। उनका तर्क था कि कोई अज्ञात व्यक्ति या संस्था सैकड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सील बंद लिफाफा उनके पार्टी कार्यालय में फेंक गया। उन्होंने उस लिफाफे को खोला और सैकड़ों करोड़ के बॉन्ड को अपने खाते में कैश करा लिया। है ना कितने ईमानदार लोग। आरजेडी ने आगे तंज कसते हुए लिखा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में चंदा प्राप्त करने का यह दिलचस्प, गोपनीय, अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमयी नीतीश मॉडल है। नीतीश मॉडल ऐसा फुल प्रूफ है कि इनके खासम खास भ्रष्टाधिकारी जेडीयू प्रत्याशियों को लड़ने के लिए लिफाफा देते हैं और इन बेचारों को पता ही नहीं चलता। इसके साथ ही आरजेडी ने लिखा, जेडीयू ऐसी पार्टी है जो राज्यसभा सांसद बनाने के एवज में शुरुआत में एक मुश्त चढ़ावा लेने के बाद उस सांसद से उनके 6 साल के कार्यकाल तक हर महीने 1 करोड़ का चंदा लेते हैं। कई सांसद इसके उदाहरण रहे हैं। सार यह है कि जेडीयू थैली वालों की नहीं बल्कि नोटों का बोरा देने वालों की पार्टी है। इनके नेता सही कह रहे हैं कि जेडीयू में सब कमर्शियल डील होता है। आरजेडी के इन सनसनीखेज आरोपों पर फिलहाल जेडीयू की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इन आरोपों ने बिहार की सियासत में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। जेडीयू मुश्किलों में फंसती दिखाई दे रही है तो दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत मिली है। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मामले के आरोपियों को 6 महीने की बेल दे दी। लेकिन इसी के साथ यूएपीए जैसे सख्त कानून में बेल या जेल के नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों में ठन गई है, जिसके बाद अब ये बड़ा सियासी और कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास पहुंचता दिख रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2020 की दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 1 से 3 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। खालिद ने अपनी बीमार मां की सर्जरी और चाचा के चेहल्लुम के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी थी। हालांकि अदालत ने सिर्फ 3 दिन ही मंजूर किए। इस जमानत के साथ कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं। खालिद को दिल्ली एनसीआर के दायरे में ही रहना होगा। उन्हें अस्पताल के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही वो इस दौरान सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी तरफ इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी 2 अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि ये दोनों मीडिया से अपने केस के बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत जमानत देने के नियमों का मुद्दा अब एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचों के बीच के नजीब फैसले को लेकर मतभेद पैदा हो गया है। नजीब केस के फैसले में कहा गया था कि अगर मुकदमे में बहुत ज्यादा देरी हो रही है तो यूएपीए के तहत भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी बराले की बेंच ने कहा कि ये कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है। ट्रायल में देरी होने पर आंख मूंदकर जमानत नहीं दी जा सकती। हर आरोपी की भूमिका को अलग से देखना जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही एक दूसरी बेंच ने इस नजरिए की आलोचना की है, इसलिए अब बड़ी बेंच इस कानूनी विवाद को सुलझाएगी। ये पूरा मामला इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है
क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस नागरत्ना ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जेल अपवाद है और बेल नियम है वाली बात यूएपीए जैसे सख्त मुकदमों में भी लागू होनी चाहिए। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। उमर खालिद की जमानत को लेकर चर्चा गरमाई हुई है तो भोजशाला मामले में भी विवाद गहराता जा रहा है। भोजशाला मामले में एमपी हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए इसे मंदिर बता दिया है, जिसके बाद एक तरफ यहां पर पूजा पाठ शुरू हो गई, वहीं दूसरी तरफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भोजशाला विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में आए एमपी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके लिए याचिका भी दाखिल की गई है। वहीं से लेकर कमल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने जानकारी दी कि हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। ये मामला जिसे हम हाई कोर्ट में नहीं उठा सके, अब हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ हमेशा से नमाज अदा की जाती रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम फिर से नमाज अदा करना शुरू कर देंगे। एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पहले शुक्रवार यानी 22 मई को धारनगर स्थित भोजशाला में मां वाग्देवी की महाआरती और विशेष पूजन की पूरी तैयारी हुई। इसके लिए धार में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शहर में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली। कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए धार प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विशेष पुलिस बल जिले में मौजूद है। इसके अलावा आसपास जिलों में पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। आपको याद होगा कि 15 मई को एमपी हाई कोर्ट ने धार भोजशाला पर फैसला सुनाते हुए इसे देवी सरस्वती यानी वाग देवी का मंदिर बताया था। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय का जुमे की नमाज को भी रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिस पर अब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं, जहां इस मामले की सुनवाई संभव है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कभी कभी मजाक भी भारी पड़ जाता है। मजाक में क्या क्या हो जाता है पता नहीं। सीजीआई ने पिछले कुछ दिनों पहले एक टिप्पणी की थी, जिसके बारे में उन्होंने खुद ही बाद में खेद प्रकट किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको सीरियसली ले लिया और एक पार्टी का भी इजाद कर दिया, जिसका नाम रख दिया भारतीय कॉकरोच पार्टी। हालांकि उसको बनाने वाला भारत में नहीं रहता है, लेकिन उसने एक पार्टी बना दी और रातों रात लोग उससे जुड़ गए और लाखों फॉलोवर्स भी उसके बन गए हैं। लेकिन कोई भी पार्टी जब तक वर्चुअल रहती तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो पार्टी चुनाव लड़ने का दम भरती है, चुनाव लड़ना चाहती है, तो भविष्य में रूलिंग पार्टी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए ज़रूर ये खतरे की घंटी बन सकती है। देखना यह है। फ़िलहाल तो एक्स ने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। आगे और क्या क्या कार्रवाइयाँ उसके ऊपर होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।